ओके, कल का हमारा जो टॉपिक था, कल जो लास्ट टाइम हमने किया था दैट इज मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। तो मैंने आपको बताया था कि पहले मॉडर्न प्रेडिक्टेबल से पहले भी कई अटेम्प्ट्स हुए सो दैट सभी एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हम अरेंज कर सकें। तो आपको पता होगा कि पहले डोबेनेट-रॉयट्स था, या फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ था, या फिर मेंडलीव ने जो प्रेडिक्टेबल दिया था, है ना, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। क्लियर? तो वहां पर अगर आपने नोटिस किया हो, उन तीनों ने क्या किया है, उन्होंने जब भी इस तरह की कोशिश की, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। अगर आप किसी का भी मॉडल देखो, आप न्यूलैंड का देखो, आप मेंडलीव का देखो, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। बट मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या हुआ है, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर रखा है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, तो इन्होंने एक चीज बड़ी अलग करी कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया। देन ये क्लियर हुआ कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, जो प्रॉपर्टीज हैं, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। What does it mean? It means if you arrange all the elements in the increasing order of their atomic number, then after some interval there will be some repetition of the property that you can see in a group, है ना। जैसे हम प्लेस कर रहे हैं तो ग्रुप बने जा रहे हैं ना, ग्रुप बन रहे हैं ना मॉडर्न पीरियड टेबल में। तो अब देखें ग्रुप की जो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स है जनरली उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है ना। क्लियर? सिमिलरली हमने चार तरह के ब्लॉक पढ़ लिए प्रोडक्ट टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, हाइड्रोजन को सबसे अलग स्पेस दिया गया है। ठीक है, यूनिक पोजीशन हाइड्रोजन को मिली है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल से भी, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिलती हैं, कुछ नॉन मेटल से भी मिलती हैं। सो वो डिसाइड नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को किधर रखना है, तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन को एक यूनिक पोजीशन दे दिया। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा है जो आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट जो मॉडर्न पीरियड टेबल में है, उसमें 78 एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं। ठीक है, रिमेनिंग 40 आपके हो जाएंगे नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, क्लियर? उसके बाद अगर आप यहाँ देखो, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का। NS2 NP6 का मतलब क्या है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में 6 होंगे। What N represent here? N will represent the shell. For helium it will be 2s2 and for helium it will be 1s2, for आपका neon it will be 2s2 2p6 and for आपका argon it will be 3s2 3p6, है ना। Similarly from for krypton it will be 4s2 4p6, है ना। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे शेल बढ़ेगी तो जो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बाहर सेम रहेगा। सिर्फ हीलियम ऐसा है जिसके पास 1s2 है, बाकी सबके पास NS2 NP6 का रहेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शेल में p ऑर्बिटल नहीं होती। You should remember it. In the previous chapter we have studied about the orbitals. So first shell में हमारे पास p orbital नहीं होता, that is why helium के पास क्या है आपका, helium के पास आपका only 1s2 ही है। उसके बाद देखो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था हैलोजेंस बोलते हैं। फिर मैंने आपको पी ब्लॉक दिखाया था। हाँ, एक कोशिश और करो, साथ ही साथ बुक में अपना मॉडर्न पीरियड टेबल खोल लो। मॉडर्न पीरियड टेबल याद है ना, कौन से वाला, अपना ये वाला, दिस वन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि इधर ये आपके समझो क्या है, आपके मेटल्स हैं, ये रेड वाले आपके मेटलॉइड्स हैं, जिसे हम सेमी मेटल्स भी बोल देते हैं। मेटलॉइड्स मतलब बेसिकली दे शो बोथ properties like metals and also like non metals, and ये ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं and the group 18 जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, they are non metals। ठीक है, क्लियर? इन्हें नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि obviously they are fully filled, they have fully filled outermost shells, ये सब shell, due to which they generally don't react with other elements, they will remain inert, and that is why we call them noble। ओके, नोबल वही होता है जो काफी स्टेबल हो, जो ज्यादा
इधर उधर ना भागे, ठीक है, वही नोबल है। ओके, वेयर एज ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे जनरली बेसिकली मेटल्स, ठीक है। ओके, क्लियर। उसके बाद स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के। ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने शायद पढ़े भी थे, मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे ग्रुप्स आपके सेपरेटेड होते हैं बाय द एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस आता है, 2, 8, 18, 18, 32। तो उसमें हमने एक चीज भी नोटिस कर ली थी कि ये जो वाला ट्रेंड है 2, 8, 18, 18, 32, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे बड़ा अच्छा एप्लीकेबल हो जाता है। डी ब्लॉक की बात करें ना, डी ब्लॉक की बात करें तो ये जो थर्ड ग्रुप है इसमें तो अप्लाई हो जाएगा, आगे वाले में नहीं होगा, है ना। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था, मैंने बताया था। यहाँ पे देखो 57 के बाद 72 है, 58 एलिमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन थे वो एफ सब शेल में जाने लगे और जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी डिफरेंट हो गई। 58 टू 71 जो आगे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एफ सब शेल में जा रहे हैं, दैट इज वाई इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला है, ठीक है। सिमिलरली 89 के बाद 104 है, 90 नहीं है, क्योंकि 89 के बाद जो इलेक्ट्रॉन है 90 जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आपका एफ सब शेल में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 103 तक चलेगा और इनको हम एक्टिनोइड्स बोलते हैं। जो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट है सीरीज और जो लेंथेनम के बाद स्टार्ट है उन्हें लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको इनको याद करना हो फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 12 तो देयर इज ऑल्सो सम ऑर्डर, है ना। अगर देखो फोर्थ से फिफ्थ की तरफ जाओ तो 18 का डिफरेंस है, फिर फिफ्थ से सिक्स की तरफ जाओ तो 32 का डिफरेंस है एंड अगेन 32 का डिफरेंस है। तो इसके लिए आप 18, 32, 32 याद कर सकते हो। बाकियों के लिए क्या है? 18, 18 और लास्ट में 32 है, ठीक है, क्लियर। तो अपनी अपनी टेक्निक है, जैसे मर्जी याद करो, क्लियर। उसके बाद डाउन द ग्रुप एटम का साइज हमेशा इंक्रीज करता है। वेन एवर यू मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम विल ऑलवेज इंक्रीज, बाय बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स आर ऑल्सो आर इंक्रीजिंग, ठीक है। आपकी हीलियम में सॉरी नियॉन में सेकंड शेल है, आपके आर्गन में थर्ड शेल है, क्रिप्टोन में फोर्थ शेल है, शेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ रहा है। तो वेरी सिंपल। ओके, पीरियड्स की बात कर लें तो हॉरिजॉन्टल रोज आपके पीरियड्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पीरियड्स की आपको पता होगा। देखो जब भी आप एक पीरियड में मूव करते हो ना, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम वैलेंस शेल में ही फील होता है। जैसे यहाँ पे दिखाती हूँ, आप मूव कर रहे हो अल्यूमिनियम टू सिलिकॉन, सिलिकॉन टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस टू सल्फर, सल्फर टू क्लोरीन, क्लोरीन टू आर्गन। मैंने ये उठा लिया पीरियड का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो देखो अल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन किस में है? 3p में है, 3p1, सिलिकॉन 3p2, फॉस्फोरस 3p3, सल्फर 3p4, क्लोरीन 3p5, आर्गन 3p6। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं? सब 3p में जा रहे हैं ना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, है ना। तो सिमिलरली अगर नीचे जाओगे तो 4p में जा रहे होंगे, है ना, क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट है तो आप 4p में जा रहे हैं। अगर d में जाओगे तो यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5। सिमिलरली यहाँ पर s में जा रहे हैं क्योंकि वो s ब्लॉक एलिमेंट है, 2s1, 2s2, 3s1, 3s2, है ना। तो ड्यूरिंग अ पीरियड जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो सेम शेल में मूव करते हैं, ठीक है। शेल तो सेम है, शेल तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, क्या। उसके बाद और जो एटम का साइज होता है ड्यूरिंग द पीरियड, एटम का साइज आपका लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज करता है। ये भी आपको समझाया था मैंने 10th क्लास में, बट फिर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को। जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, है ना, फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, लेफ्ट टू राइट मूव करने का मतलब क्या है कि आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो जो एटम का साइज है वो जनरली डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का कारण क्या है बच्चे? देखो पहली बात तो ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? आपका सेम सब शेल में जा रहा है, नई शेल तो कोई ऐड हो नहीं रही है ना, नई शेल नहीं ऐड हो रही है। और अलोंग दी जो आप एक चीज याद रखना, आप एक चीज ट्रेंड मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, हम बहुत सारे ट्रेंड पढ़ सकते हैं इसमें, बट इसमें एक चीज याद रखना कि जब भी आप पीरियड में मूव करते हैं ना, आपका आपको जेड इफेक्टिव चेक करना होता है। जेड इफेक्टिव, व्हाट इज जेड इफेक्टिव? दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। एंड वेन एवर यू मूव डाउन द ग्रुप आपको साइज चेक करना होता है, ठीक है। मतलब
जो साइज जो फैक्टर है वो डोमिनेंट रहेगा डाउन द ग्रुप, और आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेंट रहता है अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो आपका जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अलोंग द पीरियड, और इसी वजह से इसका साइज छोटा होता जाता है, एंड एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जाते हैं, या मतलब कहो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करते हैं। ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर थोड़ा कम होंगे, एस ब्लॉक के कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एंड देन यू कम टू, ये और थोड़ा सा कम होंगे। फिर आप मेटलॉइड्स पे आ जाओगे, फिर आप फाइनली नॉन मेटल्स पे आ जाओगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ही नहीं। तो दो ही तरीके से कह दो, या तो बोलो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज कर रही है, या फिर क्या बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। बात तो एक ही है, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी उसी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना। दे आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स, है ना। ओके, तो अलोंग द पीरियड आपने याद रखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डोमिनेंट रहता है, दैट इज वाई जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है, एंड सिमिलरली आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, या फिर कहो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी घट रही है। ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में बात होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम पूछी जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। ओके, now our next one is what, let us study some basic properties of s block elements. So what will be the general electronic configuration for s block element? It will be ns1 from 1 to 2. What does it mean? कि S can have one electron or two electron. As you know that S can have maximum two electrons. So for S block element, S if it is having S1 like lithium, है ना, or it may have S2 like magnesium, है ना, और beryllium, group 2 elements have S2 configuration, whereas group 1 elements have S1 electronic configuration। ठीक है, तो 1 to 2 बोला है क्योंकि 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, दोनों के लिए आपका जो टर्म है वो S ब्लॉक एलिमेंट काउंट हो जाएगी। ठीक है, दे आर जनरली सॉफ्ट मेटल्स, व्हाट डज इट मीन, दैट दे यू कैन कट देम विद द हेल्प ऑफ नाइफ इवन। ठीक है, एक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उनके अब मेटल जो है वो सॉफ्ट है ना, बॉन्डिंग उनके बीच में ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा हार्ड है, तभी तो सॉफ्ट है ना। तो उससे क्या होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिफिनेट सी बात है। काफी रिएक्टिव होती हैं। ओके, दिस इज द थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर, दैट दे आर हाईली रिएक्टिव, एंड मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम। जब आप किसी मेटल को फ्लेम पर लेके जाओगे, फ्लेम मतलब फायर कहीं जला रखी है आपने, तो यू विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द मेटल्स। एंड ये जो आप याद होगा आपको, लाइक हम करते थे लिथियम के लिए शायद क्रिम्सन रेड कलर आता है, सोडियम के लिए येलो आता है, whereas पोटेशियम के लिए थोड़ा वॉयलेट कलर आता है। ठीक है, ओके, and they generally form ionic compounds. Why they are forming ionic compounds, not covalent? मतलब generally they can form covalent, but generally they form ionic compounds. ठीक है, it does mean कि because they are highly electropositive. Although their melting and boiling point is not so high, but they are highly electropositive. ठीक है, if any metal is highly electropositive, it means it can lose its electron very easily. ठीक है, like sodium, potassium, they can lose their electron very easily. They can easily change into sodium plus, lithium plus. ठीक है, they can form cation easily due to this. ठीक है, if they can form cation मतलब आयन बना लिया ना, तो फिर क्या बनाएगा वो, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन भी तो किया होगा, तो मतलब देयर विल बी साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ एन cation, simultaneously formation of a cation and an anion. So if cation and anion will form, then what kind of compounds you can see, ionic compounds। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ionic compounds बनेंगे क्योंकि metals जो है वो easily अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। ठीक है, और easily cation में चेंज हो जाती हैं। Now come to the next one, characteristics of p block element। p block element के बारे में बात करते हैं। यू नो, जनरली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट बनाते हैं बिकॉज दे आर नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, दे आर नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ओके, एंड सेकेंड थिंग, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब
that an element can show more than one oxidation state. Like sulfur. Sulfur can show -2 oxidation state, +2, +4, +6. ठीक है, जैसे कि irrespective of S block element, if you observe that S block have particular oxidation state. Like lithium can show only one oxidation state, that is +1. Magnesium can show only one oxidation state, that is +2. But oxygen, sulfur, and this nitrogen, phosphorus, they can show more than one oxidation state. Okay, that is why they have variable oxidation state. You should remember it. And थर्ड पॉइंट इज दैट ये तो मैंने अभी बोला कि हड्डियों की लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने का मतलब ही वही है, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना. इफ आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है अलोंग द पीरियड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपके नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नॉन मेटल्स होती हैं. ठीक है, ओके. और रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की इन अ ग्रुप, अगर आप डाउनवर्ड मूव करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डाउनवर्ड मूव करते हैं इन अ ग्रुप पर्टिकुलर, ठीक है, तो आपकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है. ओके, आपका नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बिस्मिथ, है ना. आप यहाँ पे दिखा देते हो आपका बिस्मिथ कहाँ है. जैसे ये नाइट्रोजन है, बिस्मिथ आपका नीचे है ना. डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू बिस्मिथ, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, देन पोलोनियम, फ्लोरीन इज वेरी हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग. ठीक है, क्लियर. तो आपके जो ये जो ग्रुप के स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है, एंड एज यू मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी विल डिक्रीज. ओके, क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. हाँ, अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करी हमने. लेट्स सी इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. NS2 NP6, यहाँ पे NP6 नहीं आएगा, यहाँ पे NP1 to 6 कर लेना. ओके, लाइक हियर इट इज रिटन दैट कि 6 ना, तो यहाँ पर मैं हल्का से यहाँ पे लिख देती हूँ कि NP इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऊपर लिखने का कोई तरीका है नहीं. स्पेशल कीबोर्ड, ये मैंने यहाँ पर इसलिए क्यों लिखा बच्चे, एक मिनट. कुछ ना हो रहा है, चलो ठीक है. ये NP1 to 6 इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी पी शेल में 1 से 6 तक हो सकते हैं. ठीक है, 1 से 6 तक. NP6 पर्टिकुलर किसका कॉन्फ़िगरेशन है? आपकी नोबल गैसेस का है. ठीक है, बट आपके यहाँ पर NP1 to 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. 6 का कोई जरूरत मैक्सिमम है नहीं है कि 6 ही होगा, ये इसमें आएगा नहीं. चलो कोई बात नहीं. उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर आपका डाउन द ग्रुप अगर मूव करते हो तो इंक्रीज करता है. बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, जैसे आप फोर्थ पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. सिंपल सी बात है. बट व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, है ना, लाइक यू कैन सी हियर नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, वेयर एज आपका आर्सेनिक आपका मेटलॉइड है, एंड बिस्मिथ आपका मेटल है. ठीक है, तो व्हेन यू मूविंग डाउन द ग्रुप, सो यू कैन सी हियर दैट मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग. मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा. डाउन इन अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. ये सारा कंसेप्ट किसका है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है. डाउन द ग्रुप आप मूव करो ना, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिस्मिथ इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना, मतलब वो क्या है? वो मेटल है. और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है? वो नॉन मेटल है. ठीक है, क्लियर. तो आपको जो मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर अगर याद रखना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको रिलेट करके रखिए कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ओके. या फिर क्या कह सकते हो? मेटालिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है अलोंग द पीरियड. बट व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज will decrease, non metallic character will decrease, or what you can say, metallic character will
इंक्रीज। ओके, सो आपको ये टर्म्स एक दूसरे के साथ रिलेट करके ही याद कर पाओगे, ऐसे इंडिविजुअली रटने बैठ जाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, सॉरी, कम टू द नेक्स्ट वन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के? तो देखिए n-1 डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, n-1 डी 1 to 10 ns 0 to 2, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं जिनके पास s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे 0 से 2 तक, है ना, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मान लो 4s है, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 4 है, तो d कौन सी यूज होगी बच्चे? d यूज होगी आपकी 3, क्योंकि d आपका कौन सा होगा, n-1 होगा, 4-1 3। अभी मैं दिखाती हूँ इसमें आपको, देखो यहाँ पे देखो टाइटेनियम, देखो क्या लिखा हुआ है 3d2 4s2, है ना, s के साथ फोर्थ शेल है, वेरास d के साथ थर्ड शेल है। सब पता है ना क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपने वो याद हो आपको आपका n+l रूल, है ना, अगर आप n+l रूल लगाओ 4s और 3d पर, है ना, तो आपको पता चलेगा n+l रूल के अकॉर्डिंग, है ना, 4s का जो वैल्यू आएगा n+l का वो 4 है, 3d का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 5। तो जिसके लोअर वैल्यू होती है n+l की, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l आपका वही है जो आपको सब शेल बताता है, मैंने बताया था, है ना, लाइक l is 0 for s, l is 1 for p, l is equal to 2 for d. So you can calculate the value of n+l for any subshell in which your quantum number is given, like 3d के लिए 3n है, l का वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 5 हो गया। दैट इज वाई आपका 4s को पहले फिल करते हैं, 3d को बाद में फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि 4s के लिए n+l की वैल्यू कम है, वेयर एज 3d के लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, यहीं पे बता देती हूँ, before filling the electron, energy of 4s is lower than 3d before filling the electron, but after filling the electron, energy of 4s will become higher than 3d। मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले तो 4s का एनर्जी कम होता है 3d से, बट इलेक्ट्रॉन फिल हो जाने के बाद 4s का एनर्जी 3d से ज्यादा होता है, ठीक है। इसके थोड़ा रीजन अलग है, अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे मूव करेंगे अपने चैप्टर टू चैप्टर, मैं आपको इसका साथ के साथ यूज भी दिखाऊंगी कि कैसे हुआ 4s ज्यादा, कैसे 3d कम हुआ, बट एक साथ अभी नहीं बता सकती क्योंकि सब मैसी हो जाएगा, मुझे मैसी नहीं करना चीजों को, मुझे सिंपल रखना है। तो अभी के लिए याद रखना कि बिफोर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ 4s इज लोअर देन 3d, बट आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ 4s इज ग्रेटर देन 3d। ओके, क्लियर? तो आपका n-1 d रहता है और ns रहता है d ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, क्लियर? और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने बताया था क्यों कहते हैं, है ना, ये बताया था कि सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, बट मेक श्योर ओके, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, all the d block elements are not transition element, but all the transition elements are d block elements। so थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल रहता है, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक एटम या तो अपनी ग्राउंड स्टेट में या फिर अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है, ठीक है, इट मींस वो एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेडिक्टेबल। ओके, कम हियर,
If you see this group number 12, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। These are the elements of group number 12, ठीक है। Although last one is also there, but it is not so, it is very rare, so we don't study 112 easily. तो अब तो पहले तीन पे फोकस रखो, क्लियर। अब जिंक का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, देखो 3d10 4s2, कैडमियम का क्या 4d10 5s2, एंड सिमिलरली मरकरी का क्या है 5d10 6s2, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, इन तीनों में ना डी जो है वो फुली फिल्ड है। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, एंड यू कैन सी हियर ये तीनों के पास कितना है डी 10 ही है। इसका 3d10 है, इसका 4d10 है, इसका 5d10 है। ओके, मतलब ग्राउंड स्टेट में इन तीनों एलिमेंट के पास इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इनकी जो ऑर्बिटल है, इनकी जो डी ऑर्बिटल है दैट इज कंप्लीटली फील्ड, है ना। हमें ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलना है, जिनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर उसकी किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इन एलिमेंट्स की ग्राउंड स्टेट में तो पता चल गया कि डी कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, पता चल गया इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है। बट जो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है दैट इज +2। जो ग्रुप 12 वाले होते हैं वो +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। तो अगर +2 की बात करूं, इनका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बच्चे, अगर रिमूव करना होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव अगर करना होता है किसी एलिमेंट से, तो आप जो सबसे उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल सबशेल होगी ना हायर एनर्जी की, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबशेल होगी हायर एनर्जी की, वहां से रिमूव करना है आपने इलेक्ट्रॉन। लाइक यही जो प्रिंसिपल मैंने कुछ देर पहले बताया था ना आपको 3d और 4s की एनर्जी का, वो यहाँ पे मैं एप्लीकेबल करने वाली हूँ, ठीक है। देखो बिफोर फिलिंग तो 4s की एनर्जी कम थी 3d से, अभी देखो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए ना, है ना। अभी क्या है 4s का एनर्जी ज्यादा है 3d से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे ऑक्सीजन स्टेट में क्या होता है, ये मेटल है, मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तब आएगी जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जबकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ठीक है। तो जिंक जो है जनरली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये ग्रुप 12 की जो एलिमेंट है जनरली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कौन से करते हैं जी, ये अपनी 4s से लूज करते हैं। ये वाली 4s से, ये अपनी 4s से करेगा, कैडमियम 5s से करेगा, 5s में जो 2 है, वेराज मरकरी आपका 6s से लूज करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्टेट में भी यहाँ देख लो D10 रहेगा। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर दूं, +2 ऑक्सीजन स्टेट में भी ले आऊं इन एलिमेंट्स को, तब भी ये जो एलिमेंट्स हैं वो 3d10 4d10 एंड 5d10 रहेंगे। मतलब इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं आ सकती, ना तो ग्राउंड स्टेट में आ रही है, ना ही इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रही है ना, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं। दैट इज वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, वेयर एज द अदर एलिमेंट्स जो इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट में आएंगे, बट जो फॉलो नहीं करेगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएगा। तो जिंक कैडमियम मरकरी इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, दैट इज वाई दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक तो है, ये डी ब्लॉक तो ये सारा है, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जितना मेंबर भरा पड़ा है सब डी ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लैंथेनम एंड एक्टिनियम को कुछ अलग कलर से शो कर रखा है ना, ऑल्दो इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ रहा है, बट इनका जो प्रॉपर्टीज है वो लैंथेनॉइड से सिमिलर है लैंथेनम की, वेराज एक्टिनॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज है, एक्टिनम की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्टिनॉइड से सिमिलर है। तो दैट इज वाई यहाँ पर देखो कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखा है लैंथेनम का और एक्टिनॉइड का, क्योंकि इनके बाद जो एलिमेंट हैं जो लैंथेनॉइड्स हैं वो लैंथेनम की जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, और या को एक्टिनियम और लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो
ऑल्दो मॉडर्न पीरियड टेबल अब तक का सबसे एडवांस पीरियड टेबल है, बट इसमें अभी बहुत सारे अभी भी काफी फ्लॉज हैं, ठीक है, कभी काफी ड्रॉबैक्स हैं अभी भी इस पीरियड टेबल के। वो हम टाइम टू टाइम देखो आपको दिखते जाएंगे। जैसे आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, है ना, कि क्या अगर अच्छा होता है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स यहीं पर होते, अब हमें इसको अलग से याद करना पड़ता है ना, यहाँ से निकालना पड़ता है, ये भी याद रखना पड़ता है कि 58 से 71 लेंथेनॉइड्स हैं, वेराज 90 से 103 तक आपके एक्टिनॉइड्स हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे अपने। तो हमने पता चल गया कि आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, और उसमें हमने भी देखा कि डी कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है, जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगा, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो जनरली इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई रहता है। जैसे एस ब्लॉक का बड़ा कम था, है ना, मैंने बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास लो रहता है, वेयरएज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाट डज इट मीन पैरामैग्नेटिक? if any element has unpaired electron, if any element has unpaired electron, then it will possess paramagnetism, it will possess पैरामैग्नेटिज्म, या फिर कह सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। उसका नेचर जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो थोड़ा सा वीकली अट्रैक्टेड होते हैं अगर आप उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक हैं अगर आप उन्हें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं और इनके पास कोई अपना परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता, ठीक है, क्लियर। अगर होगा भी थोड़ा बहुत होगा, इतना वो कंसिडरेबल नहीं होता, क्लियर। अब देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाउट आ रहा होगा, है ना, क्या होते हैं पेयर्ड और क्या होते हैं अनपेयर्ड। तो लास्ट टाइम जैसे हमने दिखाया था आपको, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रही थी, है ना, जब एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 2p की कितनी 2p सबशेल p सबशेल है ना, 2p सबशेल है आपकी, उसमें 3 ऑर्बिटल है, कौन कौन सी है बच्चे, 2px 2py एंड 2pz। जब तक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल है, सिंगली ऑक्यूपाइड है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर रखी है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई नहीं कर रखी है, तब हम उसे बोलते हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो अकेला है, अनपेयर्ड है ना, पेयर्ड कौन सा होगा, जिसकी पेयरिंग हो जाएगी, जो डबलिंग कर जाएगा, जो पार्टनर बना लेगा। जैसे कि अगर आप ऑक्सीजन का याद करो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अपने नोटबुक में, याद हो एटॉमिक नंबर क्या था, 8 था, 1s2 2s2 एंड 2p4, है ना। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 2p में चारों इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे, पहले आप 2p कैसे दिखाते हो, 3 बॉक्सेस की फॉर्म में दिखाते हो 2p को, है ना, 3 बॉक्स बनाते हो ना 2p के लिए, बिकॉज 2p की 3 ऑर्बिटल्स है ना, 2px 2py 2pz। नाउ अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल क्या होगा, पहले आपको सिंगली ऑक्यूपाइड करना है ऑर्बिटल को, मतलब पहले जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, तो इनिशियली पहला इलेक्ट्रॉन आपने फर्स्ट में डाल दिया 2px में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन 2py में, थर्ड इलेक्ट्रॉन 2pz में डाल दिया। अब ये तीनों जो ऑर्बिटल है वो सिंगली ऑक्यूपाइड होगी ना, तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड होगी, देन नाउ यू स्टार्ट पेयरिंग। अगर 3 के बाद जो अगर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन डालोगे वो आप पेयरिंग करके डालोगे, है ना, कि जैसे कि अब 2p4 फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए आप 2px में भेजोगे उसे, तो 2p आपका x में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जबकि 2py एंड 2pz में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो ये 2px का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेराज 2py एंड 2pz का आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आप देखो 2s2 है, 1s2 है, तो पेयरिंग तो आपको जनरली मिल सकती है, हाइड्रोजन के अलावा सभी एलिमेंट्स के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के पास नहीं है। बट हम यहाँ पर बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वहां तक नहीं जाना, ओके। तो यहाँ पर अगर कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जनरली, है, तो वो पैरामैग्नेटिक अपना बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, क्लियर। और दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो
ये जनरली कलर शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कलर्ड होते हैं, ठीक है। और दे आर ऑफनली यूज एज, ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर टाइप हो गया, आई विल करेक्ट इट, ऑफनली दे आर ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। आपको ना कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने का मतलब रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। रिएक्शन फास्ट होगी, कोई रिएक्शन स्लो हो रही है, अगर आप उसमें कुछ कैटलिस्ट डाल देते हो तो वो रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है, रिएक्शन स्पीड अप कर जाती है। तो ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये भी देखा कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ट्रांजिशन के लिए अलग से डेफिनेशन है कि वो एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट या फिर अपनी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में आपका क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को भी देख लो। देखो एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, वहां पर भी सेम ही कंसेप्ट है इनर ट्रांजिशन वाला, जैसे ट्रांजिशन के लिए लगता है। तो एफ कौन सी यूज होती है, n-2। अगर आपका जो एफ ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होता है ना बच्चे, वो होता है फोर्थ शेल पर, डी ऑर्बिटल आती है थर्ड शेल पर, 3d आपकी पहली डी ऑर्बिटल होती है। जबकि एफ ऑर्बिटल का जो इंट्रोडक्शन होगा, एफ सब शेल का जो इंट्रोडक्शन होगा वो फोर्थ शेल में होगा। 4f आपकी पहली एफ ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो अगर 4f फिल हो रही होगी n-2 इक्वल टू 4, तो d कौन सा फिल होगा, n-2, यहाँ पे लिखते हो, रुको दिखाती हो तुमको। अगर n-2 इज इक्वल टू आपका 4 है, तो n कितना हो जाएगा बच्चे, n हो जाएगा n इज इक्वल टू 6, है ना। आप यहाँ से निकाल सकते हो, 2 को उधर लेके जाओ, n इज इक्वल टू 6, मतलब s कौन सी फिल होगी, 6, है ना। और d कौन सी फिल होगी भाई, d कौन सी फिल होगी, इसमें n-1 बोला है, n-1 मतलब 6-1 5d। तो अगर 4f फिल हो रहा है तो 5d होगा साथ में, और साथ में 6s होगा। यहाँ पे देखो n-1 d 0 to 1 लिखा हुआ है, 0 to 1 समझिए क्यों लिखा है, 0 to 1 इसलिए लिखा है कई बार क्योंकि f और जो d ऑर्बिटल है, अब जहाँ पे मैंने आपको एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए थे, एबनॉर्मल, वहां पे मैंने बात बताई थी कि जैसे जैसे हम हायर शेल की तरफ मूव करते हैं तो इसे डी और एफ के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम रह जाता है, उतना ज्यादा गैप नहीं होता डी और एफ के बीच में। तो समटाइम्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एफ सबशेल कैन जंप इनटू डी सबशेल, है ना। तो एफ सबशेल से डी सबशेल में चले जाते हैं। जैसे कि क्या है कि आप अपने हॉस्टल में देखते हैं ना, डॉम्स कैसे कनेक्टेड है, कोई डोम्स के लिए कोई सेपरेट बाउंड्री है क्या, नहीं है ना, बीच में बालकनी होती है, तो यू कैन मूव फ्रॉम वन डोम टू अनदर डोम, है ना, बिकॉज देयर इज सम कनेक्टिविटी, है ना। अगर ऐसा होता कि एक डोम फर्स्ट फ्लोर पे है, दूसरी डोम सेकंड फ्लोर पे है और बीच में स्टेयर्स है नहीं, तो कैन यू मूव फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर, देन नहीं ना। तो क्योंकि उनका एनर्जी सेम सेम है, वो आसपास ही लाई करते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए डी में से इलेक्ट्रॉन एफ में चले जाते हैं, एफ में से थोड़े बहुत डी में चले जाते हैं। इसी वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उतना रिजिड सा नहीं है, रिजिड सा इन द सेंस कि वो पूरे रूल्स जैसे हम एक्चुअल में अभी तक देखते आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने बताया था कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन दिखी आपको, है ना, अदरवाइज तो सब नॉर्मल मतलब एक पैटर्न से फिल हो रहे थे। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पैटर्न से एकदम फिल नहीं होते, बीच बीच में पैटर्न डिस्टर्ब होता रहता है, बिकॉज क्योंकि कभी कभी देखने को मिलेगा आपको कि ये एफ वाला डी में चला गया, डी वाला एफ में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से क्रैम करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा लिमिटेशन भी है इस पीरियोडिक टेबल का मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो इरेगुलरिटीज हैं ड्यूरिंग आप लिख रहे हो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, तो ये ऑब्वियसली एक कन्वीनियंट नहीं लगता है ना कि क्या है, कभी एफ में जा रहा है कभी डी में जा रहा है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा बीच बीच में, सबको दिखेगा, ठीक है क्या। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। और वही सेम रूल होगा कि
इनकम्प्लीट f ऑर्बिटल होना चाहिए अपनी ग्राउंड स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में। अगर कोई इनकम्प्लीट f ऑर्बिटल रखता है दैट इट मीन्स कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आपको रोज तो पता चल गई, लेंथेनॉइड्स जो है वो आपका सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक है। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं सीरियम 58 है, ल्यूटेशियम आपका 71 है। वेराज एक्टिनॉइड्स जो है आपके थोरियम से स्टार्ट है 90 एंड लॉरेंसियम Z इज इक्वल टू 103 एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द Z इज द सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक मिनट। उसके बाद इन्हीं को हम अपना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दे आर जनरली मेटल्स, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, टी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर जनरली मेटल्स, ठीक है। तो यू कैन सी इन दिस प्रेडिक्टेबल, ये तो बार बार देखने की जरूरत है नहीं, तुम्हारे पास पढ़ा ही है, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखना कि जो आपके दो सीरीज है ना, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स है ना, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं। व्हाट आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? जो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। लाइक अगर वो एलिमेंट है तो जनरली अपने में से रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स जो है मैक्सिमम एलिमेंट्स एक्टिनॉइड सीरीज में आपके रेडियो एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम अब तो हमने देखो ब्लॉक वाइज पढ़ा, अभी तक हमने प्रेडिक्टेबल को ब्लॉक वाइज पढ़ा। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द मेटल, नॉन मेटल्स कैसे कैसे हैं। तो मैंने बताया था जनरली जो मेटल्स होंगे वो 78% एलिमेंट्स के आपके मेटल्स हैं। और मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, है ना। सारे क्या है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई रहते हैं मेटल्स के। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। मेलिएबल एंड डक्टाइल होती है ना। मेलिएबल मतलब थिन शीट में कन्वर्ट करना, डक्टाइलिटी मतलब थिन वायर में कन्वर्ट करना, क्लियर। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जनरली आप देखो कि राइट हैंड साइड पर आपके प्रेडिक्टेबल के नॉन मेटल है एंड दे आर यूजुअली सॉलिड गैस, समटाइम दे आर लिक्विड आल्सो। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज लिक्विड, ओके। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इतने अच्छे से कंडक्ट नहीं करती हैं, आपने पढ़ा है एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, ओके। उसके बाद ऑल्दो इस देखो इस चैप्टर में आपसे कोई एक्सेप्शन नहीं पूछने वाला, वो आपने 10th में कर लिया, वो चीज 10th के लेवल की थी। अभी जो है वो एडवांस लेवल ये है कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, एटम्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए कि पैरामैग्नेटिक क्या है, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ओके। और मेटलर्ड्स की बात करूं तो मेटलर्ड्स में मैंने आपको दिखाए थे सिलिकॉनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम। ये सब क्या थे आपके मेटलर्ड्स हैं, जिन्हें हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, मेटल्स की जैसे भी और नॉन मेटल्स की जैसे भी। नोबल गैस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो ग्रुप 18 है वो नोबल गैस है और काफी इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक तो किसी को पता भी नहीं था कि इस तरह की नोबल गैसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। इवन मेंडलीव के टाइम तक भी ये चीज नोबल गैसेस जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, कोई उनको जानता, लोग फेमिलियर ही नहीं थे कि नोबल गैसेस होती हैं, बिकॉज वो इतनी नोबल है, वो पड़ी है एटमॉस्फेयर में, वो रिएक्ट ही नहीं कर रही। जब तक कोई चीज रिएक्ट नहीं करेगी, कहीं कंपाउंड नहीं बनाएगी, कुछ दिखाएगी नहीं हमको, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट करती है ना। हम ऐसे कुछ देख थोड़ी ना रहे हैं कि एलिमेंट को, हम तो उनके एलिमेंट जो होते हैं हम उनकी प्रॉपर्टीज से ही हम एलिमेंट को डिस्कवर करते हैं। हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पर्टिकुलर कोई रिएक्शन हुई है, तो वहां से रिसर्च स्टार्ट होती है। अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो उनके ऊपर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई नोबल गैसेस के बारे में बहुत लेट पता चला लोगों को, ठीक है, क्लियर। एंड ये काफी रेयर भी है, याद रखना, रेयर इन द सेंस कि एक तो एबंडेंट, एक होते हैं कि रेयर, है ना। एबंडेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं कहीं भी एटमॉस्फेयर में या क्रस्ट में जहाँ भी, ठीक है। बट रेयर वो होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, लाइक कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी हमारे पास नोबल गैसेस प्रेजेंट है अमाउंट में, ठीक है। अमाउंट इनका बहुत कम है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो रेयर एलिमेंट्स, ठीक है। रेयर भी बोलते हैं इन्हें, इनर्ट बोलते हैं क्योंकि रिएक्ट नहीं करते। नोबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Now, what are the representative elements? So, group 1, S block elements and P block elements, group 13 to 17, ठीक है, they constitute representative.
सिर्फ 18 को इंक्लूड नहीं किया है, बाकी सबको ग्रुप 17 तक रखा है। पी ब्लॉक में 13 से 17 रखना और इधर ग्रुप 1 एंड 2 रखना एस ब्लॉक का। तो ये जो कंबाइंड होके कितने ग्रुप बन रहे हैं आप देख लेना, आई थिंक ये 7 ग्रुप बन रहे होंगे, 1 2 एंड 13 टू 17 5 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। फिर कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हम बहुत तरह के यहाँ पे पढ़ने वाले एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटम की रेडियस, है ना। तो डाउन द ग्रुप आपकी एटम की रेडियस जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है ना। हम एटम्स को ऑलमोस्ट स्फेरिकल लेके चलते हैं ना। अगर स्फेयर का साइज बड़ा हो रहा है, स्फीयर आपका बड़ा हो रहा है, व्हाट डज इट मीन कि उसकी रेडियस भी क्या हो रही है? बड़ी हो रही है ना। अलोंग द पीरियड आपका साइज डिक्रीज करता है, तो मैं बोलूंगी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। So there are some different types of radii like covalent radii, ionic radius, van der Waals radius, metallic radius। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर हम उनको उनकी रेडियस को स्टडी करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस बोल देंगे। कोई आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो वहां पर उसकी रेडियस को स्टडी करेंगे तो आयनिक रेडियाई बोल देंगे। अगर कोई एग्जैक्ट बॉन्डिंग नहीं है, some there is some force of attraction between them, like जैसे वंडरवाल फोर्सेस में होता है। हम वंडरवाल फोर्सेस को आने वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कि टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं। आई थिंक 4th चैप्टर में है वंडरवाल फोर्सेस, अच्छे से है, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे कि वंडरवाल रेडियस के बारे वंडरवाल फोर्सेस के बारे में देखोगे, तो जिनके बीच में वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर हम वंडरवाल रेडियस पढ़ लेंगे। जहाँ पर मेटालिक बॉन्ड है वहां पर मेटालिक रेडियस कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, टर्म सिमिलर है, बस बॉन्डिंग के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया है। तो चाहे किसी भी रेडियस की बात कर लो आप, कोवेलेंट की कर लो, आयनिक की कर लो, वंडरवाल की कर लो, मेटालिक की कर लो, जनरली ये रेडियस जो होती है आपके डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एंड अलोंग द पीरियड मूव आपके डिक्रीज करेंगे। उसके बाद देखो इन्होंने कुछ डाटा दिखाया आपको एटॉमिक रेडियस का, ग्रुप 17 का, 18 का, है ना। लिथियम का देखो, देखो यहाँ पे देखो लिथियम 152 है। लिथियम सबसे राइट मोस्ट पे लगा लो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात कर रही हूँ। और लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कौन सा है? 17 है। तो फ्लोरीन का 64 दिखाया हुआ है। देखो कितना डिक्रीज कर गया, 152 से 64 डिक्रीज कर गया। आप अलोंग द पीरियड मूव करें तो साइज डिक्रीज कर गया। अभी डाउन द ग्रुप मूव करो, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम जाओ, देखो साइज बढ़ रहा है, 152, 186, 231, देन 244, देन 262, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो 64 से 99, 99 से 114, 14 से 130, 114, ठीक है। तो डाउनवर्ड जब भी मूव करोगे तो आपका साइज इंक्रीज करेगा। और आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हो तो साइज आपका डिक्रीज करता है, ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। Today next time we will study some also some general properties, some general trends along the period down the group, ठीक है। वही सब पढ़ना है हमने, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 4th स्टार्ट करेंगे, जब हमारा कल शायद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में सेंड कर दो इस चैप्टर के बारे में, लेक्चर के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।